Hello friends, welcome to Technozar. This is Rohit Sharma and today we are going to solve questions of DSCCL 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमने दो वीडियो में पहले कर चुका हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार यूट्यूब चैनल जो भी है हमारा सब मतलब हमारे यूट्यूब चैनल प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो. ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट कंटेंट्स वगैरह आपको मिल सके अलग अलग एग्जाम्स के. और दूसरा हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो. ओके, और दूसरा हमारा ये जो हमारा फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, लिंक्डइन चैनल, यू कैन फॉलो अस सो दैट यू कैन get the latest job updates. Okay, so question number 61. A silicon sample is doped with 10 to the power 17. This is 10 to the power 17. Okay, arsenic atoms per centimeter displacement of EF relative to EI. So we have to find the EF minus EI which is equal to if you know the formula, ये हमारा formula होता है KT ln N0 by Ni. ठीक है, तो यार अब इसके अंदर 10 to the power 17 जो हमारा एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ये हमारा है N0 है. ठीक है, N0 विच इज इक्वल टू ND दैट इज द ब्रूनर कंसंट्रेशन. जो मैं बोल सकता हूँ 10 to the power 17 है ये मेरा. ठीक है, तो हमारा यहाँ से P0 हम निकाल सकते हैं. P0 हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें मालूम है P0 N0 इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं P0 इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन में N0. अब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है आपके 2.25 इंटू 10 to the power 3 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय 10 to the power 17. तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा ये आपका आएगा 2.25 इंटू 10 to the power 3 पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये आपकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन आ गई. अब हम डायरेक्टली EF माइनस EI से अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं. EF माइनस EI इज इक्वल टू KT ln N0 अपॉन में Ni. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.0259 ln ऑफ N0 हमारा क्या है, N0 हमें गिवन है 10 to the power 17, Ni हमें गिवन है 2.25 इंटू 10 to the power 3. ठीक है, तो Ni हमारे 2.25 इंटू 10 to the power 3. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा 0.407 इलेक्ट्रो वोल्ट. ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, दैट इज 0.407 इलेक्ट्रो वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे. एक एन चैनल जेफेट है जिसका IDSS करंट जो हमें दे रखा है, IDSS वो हमें दे रखा है 4 मिली एम्पियर. ठीक है, VP हमें वोल्टेज दे रखी है -8. अब आपको मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस बताना है. तो मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस का मामला होता है GM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IDSS डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ VP. ओके, मॉड ऑफ VP. सो 2 इंटू में 4 इंटू 10 to the power -3 जो कि हमारा करंट है डिवाइड बाय VP हमें -8 गिवन है, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो +8 लेंगे. ठीक है, तो ये याद रखना, 8 to 8 ये कैंसिल हो जाएगा. 10 to the power -3 विच इज इक्वल टू 0.001. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे. यार एक BJT है, BJT के अंदर आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.97. ठीक है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स सैचुरेशन इज गिवन बाय, तो ICBO दे रखा है आपको. रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है कलेक्टर बेस के लिए 0.4 माइक्रो एम्पियर दे रखा है आपको. IB जो आपको क्वेश्चन के अंदर रहेगा 15 माइक्रो एम्पियर दे रखा है. ठीक है, 15 माइक्रो एम्पियर दे रखा है. तो अब वो बोल रहे हैं फॉर कॉमन एमिटर इन एक्टिव रीजन. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो एक्टिव रीजन में अगर ऑपरेट कर रहा है तो हमारा कलेक्टर करंट क्या होगा. तो यार कॉमन एमिटर के लिए अगर आपको इक्वेशंस मालूम हो तो IC इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा ICBO. ठीक है, अब यार अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, दैट इज 0.97 अपॉन 1 माइनस 0.97 इंटू IB इज 15 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 15 इंटू 10 to the power -3 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 0.97 और ICBO आपको गिवन है 0.4 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10 to the power -6. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 498.32 माइक्रो एम्पियर. तो अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट EF फर्मी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज. तो यार इसका आंसर जो है वो 0.5 होता है. ठीक है, जो हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो हमारा फर्मी लेवल है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हमारा वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 0.5 होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65. At a constant collector current, the magnitude of base emitter voltage decreases by 2 millivolt for energy XX rise in temperature. ठीक है, तो यार एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी IC increases
at about 10% पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो हमारा यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो यार इस सर्किट में अगर आप देखो तो ये सिलिकॉन जो है रिवर्स बाइस में कनेक्टेड है, तो ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं डायरेक्टली अगर मैं एक वो बना लूँ हमारा यहाँ पे सर्किट, तो ये मेरे 10 वोल्ट की वोल्टेज कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जहाँ से मेरा करंट पास हो रहा है। फिर ये मेरे जर्मेनियम का कुछ इंटरनल जो हमारी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी एज वो यहाँ पे वो फॉरवर्ड वाइज बिहेव करेगा, तो 0.3 वोल्ट होगी यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे दोबारा ±4 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें आई निकालना है। तो यार केवीएल इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, केवीएल लूप लगाऊंगा, तो वो हो जाएगा 10 = I इंटू में, ये हमारा 10 किलो ओम में से पास हो रहा है, तो 10 × 10⁻³ + 0.3 + 0 + 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आई आएगा वो आएगा 10 - 4.3 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 0.57 मिली एम्पियर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो यार नाइक्विस्ट प्लॉट की बात हो रही है, वो कह रहा है ये नाइक्विस्ट प्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यार ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट है ऑल पास फिल्टर रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ऑल पास फिल्टर का जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है हमारा 1 - ST/1 + ST, ठीक है। अब क्या है T ऑफ J ओमेगा, अगर मैं S की वैल्यू J ओमेगा पुट करूँ, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वो मुझे मिलेगा √1 + ω² अपॉन √1 + ω²। तो मुझे मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और वहीं हमारा एंगल जो होगा, एंगल मैं निकाल सकता हूँ, एंगल ऑफ T ऑफ J ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -tan इनवर्स J ओमेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स J ओमेगा, ये मेरा हमारा यहाँ पे एंगल हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट है, इस तरीके का दिखता है, मैग्नीट्यूड हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विथ व्हाट 1 सेकेंड ओके। What is the total power carried by the sidebands of the AM wave for tone modulation for 0.4? Okay, 0.4 के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यार साइड बैंड के लिए जो हमारी पावर होती है PSB, मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, तो वो होता है PC μ² डिवाइड बाई 2 डिवाइड इंटू में PC 1 + μ² डिवाइड बाई 2। सो PC से PC विल बी कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा μ² डिवाइड बाई 2 + μ², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूलेशन हमें गिवन है जो कि म्यू है 4.4, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.4 इज 0.16 डिवाइड बाई 2 + 0.16 इंटू 100 कर देना, तो हमारा जो हमारा परसेंटेज ऑफ साइड बैंड पावर आ जाएगी, जो कि हमारी 7.4% निकल के आएगी, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं आगे से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लीस्ट बैंडविड्थ। तो यार लीस्ट बैंडविड्थ जो होता है हमारा वो SSB के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। टू इंक्रीज द रेट ऑफ कम्युनिकेशन बाय log 2m इन M-array कम्युनिकेशन द पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज बाय, ठीक है। तो यार पावर इन M-array कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी इक्वल होती है EB log 2m के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं log 2m से इंक्रीज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा EB log 2m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर हो जाएगा, log से स्क्वायर ये 2 आपका आगे आ जाता है, ट्वाइस ऑफ EB log 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यार अब यहाँ पे मेरी पावर क्या है, मेरी कम्युनिकेशन में पावर रिक्वायरमेंट जो है वो m² हो गया डायरेक्टली, ठीक है। तो बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। An amplitude modulated signal has carrier frequency of 10 kHz, ठीक है। कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 kHz की, डेट इज FC, ठीक है। अब क्या है, द अपर साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड एट 11 kHz। अपर साइड बैंड जो है, अपर साइड बैंड डेट इज FC + FM जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 11 kHz दे रखा है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द AM सिग्नल टू ट्रांसमिट, ठीक है।
तो हमें वो निकालना है। तो यार एफ एम यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 - 10 हो जाएगा, ये हमारा 1 किलोवाट्स हमारा एफ एम हो जाएगा, ठीक है। और बैंडविड्थ जो होती है वो ट्वाइस ऑफ एफ एम होती है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एफ एम होती है। तो 2 × 1 किलोवाट दैट इज 2 किलोवाट्स विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक डज नॉट यूज पास्ट इंफॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलेशन। तो यार पीसीएम जो होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो हमारा कभी भी पास्ट इंफॉर्मेशन यूज नहीं करती मॉड्यूलेशन के लिए। नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इन QAM। तो यार नंबर ऑफ बिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है log बेस 2 पावर बेस 2m, ठीक है, बेस 2m, ठीक है। तो ये यहाँ पे 16 दे रखा है, तो log बेस 2 16, ये आपका जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा log बेस 2 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4, so this will be 4 will be a correct answer, option A। Next question, question number 74, if a constant k is negative then what would be its contribution to the phase plot। ठीक है, तो यार इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है, फेज प्लॉट से कोई लेना देना नहीं होता k का, तो ऑप्शन आया हमारा 0 डिग्री होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का, ठीक है। तो यार फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा जगह फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2π इंटीग्रल ऑफ -∞ to ∞, ठीक है, एफ ऑफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t डी ओमेगा, ठीक है। अब एफ ऑफ ओमेगा में क्या गिवन है, डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है, तो -∞ से ∞ लाई कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट e टू द पावर j ओमेगा t डी ओमेगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई 2π, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ -∞ to ∞, डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इनटू में डी ओमेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी जो आएगा वो आएगा e j ओमेगा नॉट t अपॉन में 2π, ठीक है, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, एन op-amp बेस्ड प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक इज डिजाइन, व्हिच मेथड विल बी द बेस्ट सुटेबल फॉर दिस। तो यार इसके लिए रूट लोकस सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, हम स्टेबिलिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं रूट लोकस से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, एक सिस्टम है विद यूनिटी गेन मार्जिन दे रखा है, जो उसकी गेन मार्जिन है वो यूनिटी है और 0 फेज मार्जिन है, फेज मार्जिन 0 है। तो यार जब भी गेन मार्जिन यूनिटी और फेज मार्जिन 0 दे रखी हो तो यार हमारा जो सिस्टम है वो ऑसिलेटरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, their signal power and noise power are denoted by S and N, ठीक है। if the signal power increases to 3s, सिग्नल पावर जो है 3s इंक्रीज कर जाती है और नॉइस पावर जो है हाफ से रिड्यूस कर जाती है, तो हमारा SNR क्या होगा। तो यार सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो गिवन होती है वो होती है एवरेज सिग्नल पावर अपॉन में एवरेज नॉइस पावर, ठीक है। तो एवरेज सिग्नल पावर जो है हमारा वो 3s से इंक्रीज हो रही है और दूसरा वाला जो है हमारा n/2, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 6s/n, ठीक है। अब न्यू SNR जो था 6s/n था। अब मैं ओल्ड SNR की बात करता हूँ, ठीक है, उन दोनों की रेशियो निकालते हैं, SNR ओल्ड डिवाइडेड बाय SNR न्यू, ठीक है, SNR ओल्ड जो है हमारा यार s/n होगा सिंपल, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 6s/n। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो 1/6 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ AM मॉड्यूलेशन। यार AM मॉड्यूलेशन की मैक्सिमम एफिशिएंसी 33% होती है, याद रखना इस चीज को। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज दिस एंड कैरियर पावर दिस। टोटल साइड बैंड पावर निकालनी है आपको इसके अंदर, ठीक है, तो यार निकाल लेते हैं फिर। साइड बैंड पावर PSB जो होता है हमारा वो होता है PC इंटू में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो PC हमें कितना गिवन है, PC हमें गिवन है 14 वॉट गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, दिस इज 7 इंटू 0.49 हो जाएगा ये हमारा, विच इज इक्वल टू 3.43 वॉट। ऑप्शन यार ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो 3.43 वॉट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, तो यार गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की अगर आपको डेफिनेशन मालूम होगी तो आप ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मालूम है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि गेन मार्जिन एक वो फैक्टर है बाय विच द सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज। तब तक इंक्रीज कर सकते हैं जब तक हमारा सिस्टम वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पे ना पहुंच जाए। टू
टू ड्राइव द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। दूसरा फेज मार्जिन क्या होता है? फेज मार्जिन एडिशनल फेज लैग एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द बिट रेट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इज Mbps, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल्स जो हमें दे रखा है 16 है। मिनिमम बैंडविड्थ निकालनी है, तो यार मिनिमम बैंडविड्थ का यहाँ पे फॉर्मूला होता है मिनिमम बैंडविड्थ इज इक्वल टू RB अपॉन में 2 log 2 m हर्ट्स, ठीक है। तो यार बिट रेट जो है हमारा m गिवन है विच इज इक्वल टू 2 log 2 ऑफ 16 हो जाएगा। ये 2 जो ये 4 नीचे 8 आएगा, ठीक है, नीचे 8 आ जाएगा। तो ये m/8 किलो हर्ट्स होगा। कैसे 8 आएगा इसको देखो, अगर आप पहले लास्ट उसमें भी कराया था मैंने लास्ट स्लाइड पे, तो ये 2 to the power 4 होगा, यहाँ से 4 आएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो m/8 किलो हर्ट्ज, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, या प्रैक्टिकल सिग्नल जो होता है ना वो आपका टाइम लिमिटेड भी हो सकता है, बैंड लिमिटेड भी हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नॉइज इम्यूनिटी, ठीक है। तो यार AS की जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो होती है उसकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये जो है इसकी इम्यूनिटी सबसे लेस होती है। स्लो रिस्पॉन्स ऑफ एन ओवरडैम्ड system, slow response of an overdamped system can be made faster with the help of dash controller, ठीक है। तो यहाँ पे यार प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करके हम ओवरडैम्प सिस्टम का स्लो रिस्पॉन्स बना सकते हैं, सही है। तो आपको यहाँ पे इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए P प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, PI कंट्रोलर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर एंड PD कंट्रोलर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड PID कंट्रोलर, इन सबकी एक एक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव हम जो है लीड कंपनसेटर के तौर पे यूज करते हैं, अगर आपको मालूम हो तो लीड कंपनसेटर के बेसिस पे यूज करते हैं। प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन हम लैग कंपनसेटर के बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। PID जो हमारा लैग लीड और लीड लैग कंपनसेटर होता है, दोनों की हमारी प्रॉपर्टीज होती है PID के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इज गिवन बाय x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर at, ठीक है। ये गिवन है, वो बताना है कि ये सिस्टम कॉजल है, स्टेबल है, नॉन कॉजल है, ठीक है। तो यार कॉजल सिस्टम क्या होता है? कॉजल सिस्टम वो होता है जो हमारी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, तो ये सिस्टम जो है कॉजल है, ठीक है। और स्टेबल सिस्टम के लिए यार, स्टेबल सिस्टम के लिए आपको मालूम होना चाहिए, स्टेबल सिस्टम के लिए हमारा बीबो क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाइड होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है कॉजल है बट अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन वेयर इंटीग्रल कंट्रोलर एक्शन ड्राइव्स द एक्शन ऑफ अ कंट्रोलर इनटू सैचुरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सो यार इसके लिए वाइंड अप, ये विंड अप करके जो हमारा है, तो ये हमारा बेस्ट आंसर होगा इसके लिए, इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, ठीक है। दो चीज़ें दे रखी हैं, दो सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और एक एडजस्टेबल लाइट बल्ब है। कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा सिस्टम गेन को लेके, ठीक है। तो यार लाइट बल्ब में क्या होगा? लाइट बल्ब में जो है फीडबैक सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो वो डे लाइट कंडीशंस के तौर पे अपने आप वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी सिस्टम गेन के वेरिएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी मोर सेंसिटिव, कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा? तो अकॉर्डिंग टू अस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज़्यादा सेंसिटिव होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सिग्नम cos t हैज where signum represent the SGN is a signum function, याद रखना SGN signum function होता है, that is 1 plus u of t divided by 2 होता है इसका, ठीक है, सही है। तो हमेशा इस चीज़ के अंदर याद रखना सिग्नम फंक्शन जो होता है cos of t का, ठीक है। तो ये हमेशा एक हाफ वेव सिमेट्री बनाता है, हाफ वेव सिमेट्री बनाता है, ठीक है। ये हमारा जिसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ओनली कोसाइन टर्म्स विद ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यार पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किए हैं। तो लास्ट लेक्चर होगा हमारा TFCCIL 2018 का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा 91 से 120 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।